हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका शीर्षक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम इसके तीसरे पार्ट में कुछ प्रमुख उपविषयों का अध्ययन करेंगे। चलिए जान लेते हैं वे प्रमुख उपविषय कौन-कौन से हैं। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे घरेलू विद्युत परिपथ अर्थात डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर हम जानेंगे पृष्ठ धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे विद्युत उपकरणों का भू-संपर्क और विद्युत उपकरणों में उपयोग होने वाला विद्युत फ्यूज। और इस वीडियो के अंत में हम अध्ययन करेंगे कि बिजली के कौन-कौन से खतरे होते हैं और उनसे हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखिए यहाँ पर साइड में दो महान वैज्ञानिकों के चित्र दिखाए गए हैं, जिनमें माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी हैं। इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। उनके प्रयोगों के बारे में जानने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी भी एक धारावाही चालक में जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह धारावाही चालक चुंबक बन जाता है। अर्थात सीधे शब्दों में बोला जाए तो हम यह कह सकते हैं कि विद्युत धारा से विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। परंतु इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने इसका बिल्कुल विपरीत करके दिखाया। विपरीत करके दिखाया अर्थात इन्होंने विद्युत धारा को उत्पन्न किया विद्युत चुंबक से। अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक का प्रयोग करके और विद्युत धारा उत्पन्न की, और इसी प्रक्रिया को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लेकर आए और उससे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर लें, उसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में विद्युत चुंबक के प्रभाव से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। आइए उन तरीकों पर विचार करते हैं जिनसे हम प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीधे चालक तार और घोड़े की नाल आकार के चुंबक का उपयोग करके। और फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो तरीका है वह है कुंडली और छड़ चुंबक का उपयोग करके। और तीसरा हमारे पास जो तरीका है वह है दो कुंडलियों का उपयोग करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि एक सीधे चालक तार और एक घोड़े की नाल के आकार अर्थात यू आकार के चुंबक का उपयोग करके हम कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रक्रिया को कर सकते हैं, अर्थात प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए देखिए हमें यहाँ पर एक यू आकार का चुंबक लेना होगा। यू आकार का चुंबक देखिए हमने यहाँ पर लिया, एक इसका नॉर्थ पोल है, एक इसका साउथ पोल है, और यहाँ पर इसको हमने इस प्रकार से यू आकार के चुंबक के अंदर बदल दिया है। इस यू आकार के चुंबक के अंदर हम क्या करते हैं, एक चालक तार रखते हैं। ये हमारे पास चालक तार हो गया। इस चालक तार की खासियत ये रहेगी कि इसके जो हमारे पास दो सिरे होंगे, सिरा ए और सिरा बी, इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है चलिए जान लेते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर एक सुई होती है। यह सुई विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाती है। अर्थात गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी धारावाही चालक के अंदर यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी उपस्थिति का पता हमें यह लगा कर देता है। हम यहाँ पर इस चालक तार को गति करवाते हैं। इसको हमने ऊपर की ओर उठाया। जैसे हम इसको ऊपर की ओर उठाते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें राइट साइड में, इधर राइट हैंड साइड की तरफ
डिफ्लेक्शन हो जाता है, अर्थात विचलन होता है। इसका मतलब कि ये जो चालक तार है, इसमें यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ और उसने जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी उसमें विक्षेपण कर दिया। इस प्रकार से वो विद्युत धारा यहाँ से ऐसे चल के और ए से होते हुए और इस गैल्वेनोमीटर से होते हुए और बी सिरे की तरफ चली गई। परंतु जैसे ही हम इस चालक तार को नीचे की ओर गति करवाते हैं, नीचे की ओर लाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि जो गैल्वेनोमीटर की निडल है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ विचलन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो विद्युत धारा है, वो बी सिरे से चलती है और फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर और फिर ए सिरे की तरफ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी यू आकार के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अर्थात घोड़े की नाल के आकार के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम सीधे तार को गति करवाते हैं, तो वहां पर एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उस विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? उस विद्युत धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत विद्युत धारा कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम इंड्यूस्ड करंट भी कहते हैं। इंड्यूस्ड करंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में और किसी चालक को गति करवाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हम दूसरे तरीके के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें हम एक कुंडली का उपयोग करेंगे और एक छड़ चुंबक का उपयोग करेंगे और फिर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करेंगे। इस प्रक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं? इस प्रक्रिया के अंदर हम एक कुंडली लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली है और इस कुंडली के जो दो दो सिरे हैं मेरे पास, ये सिरा ए हो गया है और ये सिरा यहाँ पर बी हो गया है। इसके दोनों सिरों को वहां पर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है और गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके एक छड़ आकार का चुंबक लेते हैं और छड़ आकार के चुंबक को हम उस कुंडली के पास बार बार अंदर और बाहर करते हैं। जैसे ही इस छड़ चुंबक को इस कुंडली के अंदर ले जाया जाता है, तो यह गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें राइट हैंड साइड की तरफ विक्षेपण हो जाता है और जैसे ही हम इस चुंबक को वापस इस कुंडली से बाहर निकालते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में गति करवाते हैं, तो इसकी जो सुई थी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ विचलित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चुंबक को यदि हम एक कुंडली के अंदर, एक जो कुंडली स्थिर रखी गई है उसके अंदर हम गति करवाते हैं, तो वहां पर भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रक्रिया होती है, अर्थात इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। चलिए, अब हम जान लेते हैं अपना तीसरा मेथड। यहाँ पर हम दो कुंडलियों का उपयोग करके भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर चित्र में आपको एक कुंडली दिखाई गई है, उसके अंदर यहाँ पर बैटरी जोड़ दी गई है। ये बैटरी है और ये स्विच है और यहाँ पर जो दूसरी कुंडली है, ये वाली हमारे पास कुंडली नंबर 2 है, ये हमारे पास कुंडली नंबर 1 है। तो यहाँ पर जैसे कुंडली नंबर 2 को हम देख रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पर किससे जोड़ा गया है? गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। तो इस दोनों ही कुंडलियों का उपयोग करके हम किस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? देखिए, जैसे ही यहाँ पर बैटरी जोड़ने के बाद हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है और वो विद्युत धारा जैसे ही इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होती है यहाँ पर, तो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी धारावाही चालक में जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह धारावाही चालक चुंबक बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो कुंडली एक है, इसके चारों ओर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वजह से क्या होगा? जो कुंडली बी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और जब कुंडली बी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो कुंडली बी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र वहां पर आ गया है। चुंबकीय क्षेत्र आ गया है तो उसके अंदर वहां पर करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस प्रकार से करंट चलेगा और गैल्वेनोमीटर की सुई लेफ्ट साइड में वहां पर डिफ्लेक्शन देगी। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि एसी और डीसी करंट क्या होते हैं। एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डायरेक्ट करंट जिसको हम दिष्ट धारा अर्थात डीसी करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा हमारे लिए दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी दिष्ट धारा। वह
विद्युत धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और शॉर्ट में इसको हम एसी से प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र के अंदर दिखाया गया है, देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ करंट को जोड़ा है तो विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये एक बार इसकी दिशा ऊपर की साइड है तो दूसरी बार इसकी दिशा नीचे की साइड है, अर्थात एक निश्चित समय के बाद इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार की विद्युत धारा जिसमें एक निश्चित समय के बाद दिशा में परिवर्तन होता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को एसी से प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रमुख सोर्स कौन है? इसके प्रमुख सोर्स एसी जनरेटर है। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रकार की जो विद्युत धारा होती है वह होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा अर्थात डायरेक्ट करंट। यह क्या होता है? यह वह विद्युत धारा होती है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा नहीं बदलती है, बल्कि यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। इस चित्र के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम किसी भी विद्युत धारा के स्रोत को हम तार से जोड़ते हैं तो उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो केवल एक ही दिशा में हो रही है। इसमें जो विद्युत चल रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चल रही है, इधर आ रही है, देखिए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रही है। तो इसमें कहीं भी किसी भी समय दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह कौन सी धारा हो गई? दिष्ट धारा हो गई। दिष्ट धारा का प्रमुख स्रोत जो होता है वो सेल और दूसरा जो दिष्ट धारा जनरेटर है उसका उपयोग करके डीसी करंट पैदा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ते हैं और वह टॉपिक है हमारा घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ अर्थात डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थात हमारे घर में जो विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, हमारे घर में तारों की व्यवस्था होती है, हमारे घर में बल्ब को स्विच को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, हमारा जो घरेलू परिपथ है वो हमारे घर के पास आ रहे पोल, जो हमारे घर के पास पोल होता है बिजली का, उससे जो वायर आ रहे हैं, ये एक पोल है, इससे दो प्रकार के वायर हमारे पास आते हैं। एक वायर ये आ गया, इधर जुड़ गया है, और दूसरा जो पोल है उससे जो वायर आ रहा है वो ये आ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि हमारे घर में आने वाला वायर हमें एक ही दिखाई दे, लेकिन यदि हम उसको उसकी कवरिंग को हटा के देखते हैं तो उसके अंदर हमें कम से कम दो वायर देखने को मिलेंगे। आप कैसे पहचानेंगे दोनों वायर को? उनमें एक वायर जो है वो आपको लाल रंग का मिलता है, रेड कलर का मिलता है। जो रेड कलर का वायर मिलता है आपको वो लाइव वायर होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तार लाइव वायर है, अर्थात विद्युत में तार है। जबकि दूसरा जो तार आ रहा है हमारे पास वो तार नीले रंग का होता है। उस नीले रंग के तार को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। देखिए, जो लाइव वायर हमारे घर के अंदर आता है उसको सबसे पहले एक यंत्र के द्वारा जोड़ा जाता है। ये यहाँ पर दिखाया गया एक यंत्र, इस यंत्र को हम फ्यूज कहते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होती है जो हमारे घर के अंदर विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्रों को हाई वोल्टेज से बचाता है। फ्यूज को जोड़ने के पश्चात आगे हम उसको मीटर के द्वारा जोड़ देते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आपके घर के अंदर एक मीटर लगा होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक मीटर कहते हैं। यह वह यंत्र होता है जो हमारे घर में खर्च की जा रही विद्युत धारा की मात्रा की गणना करता है। आप लोगों ने देखा है कि हमारे घर के अंदर जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है, बिजली सप्लाई होती है, उसका बिल आता है, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो वो हम कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं उसकी गणना कौन करता है? उसकी गणना यह मीटर ही करता है। फिर मीटर के साथ हम जो है एक और यंत्र को आगे जोड़ देते हैं और वो है हमारे घर में लगाया जाने वाला मेन स्विच, अर्थात मुख्य स्विच। मुख्य स्विच क्या करता है? देखिए, कई बार हमारे घर के अंदर जो यंत्र है वो खराब हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं या तार खराब हो जाते हैं। तो उस अवस्था में हमें क्या करना होता है? हमें उनको बदलना होता है। तो उनको बदलने के लिए हम अगर चलती हुई विद्युत धारा के अंदर ही उनको रिपेयर करेंगे, बदलेंगे, तो हमें शॉक लग सकता है, हमें करंट लग सकता है। तो उससे बचने के लिए सभी के घरों में
ये मेन स्विच लगाया जाता है। तो जब भी हमें खराब हुए उपकरणों को बदलना है तो हम मेन स्विच को बंद कर देते हैं। एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेड कलर का वायर है, ये रेड कलर का वायर जिसको हम लाइव वायर कह रहे हैं, इसमें 220 वोल्टेज सप्लाई होती है। और जबकि जो न्यूट्रल वायर है जो नीले रंग का होता है, इसके अंदर 0 वोल्ट सप्लाई होती है। और यदि हम दोनों की वोल्ट में अंतर करना चाहें तो 220 माइनस 0, कुल मिलाकर के 220 वोल्टेज हमारे घर के अंदर आती है। आपको ये याद रखना है, हमारे घर में 220 वोल्टेज सप्लाई होती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम ये जानते हैं कि हमारे घर में जो स्विच है या बल्ब है, स्विच है या फ्रिज है, स्विच है या कूलर है, वो कैसे जोड़े जाते हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि हमारे घर में जो लाइव वायर था ना, लाइव वायर को हम एक दूसरे तार से लाते हैं और दूसरे तार से ला करके और स्विच के साथ जोड़ते हैं। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि लाइव वायर को स्विच से जोड़ते हैं। याद रखना है आपको, कभी भी लाइव वायर को बल्ब से नहीं जोड़ना है। याद रखना है, बल्ब से डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। अब बचा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित 0 वोल्टेज की हो रही थी, उसको हमने किससे जोड़ दिया? ये बल्ब के एक सिरे से जोड़ दिया। बल्ब के एक सिरे से जोड़ दिया और दूसरे सिरे से हमने जो स्विच है उसको जोड़ दिया है। अब इस बल्ब की जगह यहाँ पर फैन भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, आपका फ्रिज भी हो सकता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे घर में जो बहुत सारे सॉकेट होते हैं और उन सॉकेट को हम अपने परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। देखिए, जो हमारा लाइव वायर था, उस लाइव वायर से हम किसको जोड़ते हैं? हम स्विच को जोड़ते हैं। और स्विच का जो एक सिरा है उसको हम उस सॉकेट से जोड़ते हैं। सॉकेट के अंदर क्या होता है, या तो आपको दो होल वाला सॉकेट मिल सकता है। अगर दो होल वाला सॉकेट है तो एक में आपने क्या जोड़ दिया है? स्विच से जोड़ दिया है। स्विच को किससे जोड़ रखा था? लाइव वायर से जोड़ रखा था, लाइव वायर थी वहां पर। जबकि जो दूसरा होल है हमारे पास, उसको हम किससे जोड़ते हैं? न्यूट्रल वायर से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से दो होल को हम इस तरह से जोड़ देते हैं। परंतु कई बार हम क्या देखते हैं कि सॉकेट हमारे पास 4 होल का है, 4 का है, 6 का है, तो उसको कैसे जोड़ते हैं? अगर 4 का है वहां पर, तो 4 को भी हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। जो लाइव वायर है जिसको हमने स्विच से जोड़ा था, स्विच को हम वहां पर दोनों ही होल से जोड़ दिया है। और इसी प्रकार से जो हमारे पास न्यूट्रल वायर था, उसको हमने दूसरे होल से जोड़ दिया है। ठीक है। परंतु कई बार क्या होता है, हमारे पास जो सॉकेट है वो 3 होल का या फिर 5 होल का होता है। उस अवस्था में जो ये तीसरा वाला होल है या ये पांचवा होल है, ये किससे जोड़ा जाता है? देखिए, इस होल को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया ये वो तीसरे वाला होल है। इस होल को भी हम किससे जोड़ते हैं? एक अलग से वायर लाते हैं और ये वायर देखो डॉट डॉट करके यहाँ से ये ले जाई जा रही है। इस वायर का नाम पता है आपको क्या है? इस वायर का नाम है अर्थ वायर, अर्थिंग वायर। आपने सुना भी होगा, हिंदी में कहते हैं भू संपर्क तार। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग आपको हरा मिलेगा। इस वायर को यहाँ पर लाया जाता है और ला करके एक तांबे की प्लेट, उससे जोड़ देंगे और उसको हम जमीन में दबा देते हैं और उसमें हम थोड़ा सा पानी या नमक वगैरह डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भू संपर्क क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। देखिए, हमारे घर में बहुत सारे यंत्र ऐसे होते हैं जिनका बॉडी वो चालक धातुओं से बना होता है, जैसे पंखा, जैसे फ्रिज, जैसे कूलर, जैसे वॉशिंग मशीन। इन सभी यंत्रों की जो बॉडी है वो लोहे से बनी होती है और लोहा विद्युत का चालक होता है। क्या होगा यदि ऐसे में जो ये यंत्र है इनके अंदर तार कट जाएं या गल जाएं और वो उसकी बॉडी से टच हो जाएं, तो हम जब इनको हाथ लगाएंगे तो हमें क्या लगेगा? हमें वहां पर शॉक लगेगा, करंट लगेगा। तो अब उस करंट से हम कैसे बच सकते हैं? यदि ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हम उस शॉक से कैसे बचेंगे? उसके लिए हम भू संपर्क करते हैं, उसके लिए हम अर्थिंग करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की। अभी मैं आपको बता रहा था कि वहां पर हमारे पास क्या होता है, जो सॉकेट है वो इस तरीके से 3 के या 5 के होते हैं। तो ये जो तीसरे वाला है या ये जो पांचवे वाला जो होल होता है, इस होल को
हम किससे जोड़ते हैं? इस होल को हम एक ग्रीन कलर की वायर से जोड़ते हैं। इसको हम भू संपर्क तार कहते हैं। तो ये जो भू संपर्क तार है, इसको किससे जोड़ा जाता है? इसको हम उधर तो ले जा करके जोड़ते हैं कॉपर की प्लेट से, और कॉपर की प्लेट को जमीन में दबा देते हैं। परंतु जो इसके अंदर हम प्लग लगाते हैं, ये मेरे पास एक प्लग है, और इस प्लग के अंदर यहाँ पर देखिए, ये जो है इस प्रकार से क्या दिखाए गए हैं, 3 पिन दिखाई गई है। तो 2 पिन तो इसकी, एक पिन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी और दूसरी पिन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन जो ये तीसरी वाली पिन है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। तो जो हमारे पास 3 पिन प्लग होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। 3 पिन प्लग से जो वायर निकल रही होती है, उसके अंदर 3 वायर होती हैं। देखो, एक ये हो गई जो लाल रंग की है, दूसरी ये हो गई नीले रंग की है, और तीसरी ये वाली हो गई हरे रंग की है। तो जो लाल रंग की है वो लाइव वायर हो गई है, और जो नीले रंग की है वो न्यूट्रल वायर हो गई है, और जो ये ग्रीन कलर की है ये हमारे पास अर्थिंग वायर हो गई है। तो दो जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हैं, इन दोनों को तो हम किससे जोड़ देते हैं? उस यंत्र के अंदर विद्युत धारा की सप्लाई को पूरा करने के लिए जोड़ देते हैं। परंतु जो हमारे पास ये अर्थिंग वायर बच गई, उसको हम उस यंत्र की बॉडी से जोड़ते हैं, जो धातु की बनी हुई है, जिसमें करंट आ सकता है। अब क्या होगा, यदि इसके तार कट जाएं, लाइव वायर या न्यूट्रल वायर, और इसके अंदर करंट आ जाए, तो वो करंट इसकी बॉडी में आएगा, इसकी बॉडी से वो करंट इस अर्थिंग वायर में जाएगा, और अर्थिंग वायर में से जाकर के इस प्लग में जाएगा, प्लग से वो सॉकेट में जाएगा, और सॉकेट से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये एक वायर जोड़ रखी थी और उसको कॉपर वायर से जोड़ दिया था। तो वो कॉपर वायर के द्वारा वो जमीन में चला जाएगा, और वो शॉक हमें नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए एक चित्र और दिखाया गया है। जो हमारा जो ये प्लग वाला वायर है, इस वायर के अंदर 3 प्रकार के वायर होते हैं। एक अर्थिंग वायर होता है जिसको भू संपर्क तार कहते हैं, एक लाइव वायर होता है इसमें, और एक न्यूट्रल वायर होता है। आगे बढ़ते हैं और एक और यंत्र की बात करते हैं, और वह है विद्युत फ्यूज। यह यंत्र नहीं बल्कि एक युक्ति है। यह युक्ति भी कौन सी है? इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? इस युक्ति को हम सुरक्षा युक्ति कहते हैं, अर्थात ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो विद्युत फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है। किससे सुरक्षा करती है ये हमारी? देखिए, विद्युत फ्यूज जो है, कई बार क्या होता है, हमारे घर में बहुत तेज वोल्टेज आ जाती है। आपने भी देखा होगा, घर के बल्ब अचानक बहुत तेजी से जलने लगते हैं, टीवी है वो जल जाता है, बल्ब है वो फ्यूज हो जाते हैं, जो इमर्शन रॉड है वो जल जाती है, वॉशिंग मशीन जल जाती है। तो ऐसे जो बहुत सारे विद्युत संयंत्र हैं, उनके अंदर हाई वोल्टेज आने पर वो जल जाते हैं। उनको जलने से बचाने के लिए हम एक सुरक्षा युक्ति इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम विद्युत फ्यूज कहते हैं। ये विद्युत फ्यूज दिखता कैसा है? देखिए, यहाँ पर दिखाया गया इस चित्र के अंदर एक विद्युत फ्यूज। इसको देख करके आपको याद आ गया होगा कि विद्युत फ्यूज कैसा होता है। ये वाला एक सॉकेट है, और ये जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कवर दिखाया गया है। तो जो सॉकेट है, इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे घर के अंदर लाइव वायर है, लाइव वायर जो आ रहा था उससे जोड़ देते हैं। इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरे को लाइव वायर के एक सिरे से और दूसरे को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का जो संयोजन होता है, उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, अर्थात सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास जोड़ा गया है, इसको सीरीज में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका कवर है, फ्यूज का जो कवर है, उसमें हम एक वायर लगाते हैं, एक तार लगाते हैं। और ये तार किसका बना होता है? ये देखिए यहाँ पर टिन और लेड, टिन और सीसे दोनों धातुओं को मिलाते हैं, जिससे मिश्र धातु बनती है। तो टिन और सीसे की मिश्र धातु बना करके फिर ये जो वायर है, इन दोनों सिरों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। जब हम फिट कर देते हैं, तो जो लाइव वायर में जो करंट आ रहा है, उसका सर्किट पूरा हो जाएगा। ये यहाँ जाएगा, इससे इस वाले सिरे में जाएगा, और इससे इस वाले सिरे में जाएगा, और फिर हमारे घर के अंदर चला जाएगा। हमारे घर के अंदर जो है वो विद्युत सप्लाई करेगा। परंतु जब हाई वोल्टेज आएगी, जब हाई वोल्टेज आएगी तो क्या होगा, ये लाइव वायर के अंदर यहाँ तक हाई वोल्टेज आ गई है, यहाँ से जैसे ही वो इस फ्यूज वायर के अंदर जाएगा, इस फ्यूज वायर की क्या खासियत है? इस फ्यूज वायर की खासियत है कि यह एक तो पतला वायर होता है। याद रखना है आपको, क्या होता है, एक तो नंबर एक तो यह थिन होता है, पतला होता है ना। दूसरा, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है।
हाई रेजिस्टेंस का मतलब है इसका प्रतिरोध वो उच्च होता है। और तीसरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अर्थात कम तापमान पर ये पिघल जाता है ना। तो ये तीन खासियत होती है इसकी। तो जैसे ही हाई वोल्टेज इस लाइव वायर के अंदर से यहाँ पे आएगा, लाइव वायर के अंदर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से इस फ्यूज वाले वायर में जाएगा, तो फ्यूज वायर गर्म हो जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। गर्म हो जाएगा तो गर्म होते ही ये पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, पतला तो था ही, तो यहाँ से ये टूट जाता है। जैसे ही ये टूट जाएगा तो विद्युत धारा आगे सप्लाई नहीं होगी। तो हाई वोल्टेज आने पर फ्यूज वायर पिघल जाता है, जिससे विद्युत धारा हमारे कीमती उपकरणों तक नहीं पहुंच पाती और उस हाई वोल्टेज से हमारे कीमती उपकरण बच जाते हैं। इसके साथ ही एक और चित्र नीचे दिखाया गया है, ये वाला देखिए यहाँ पर। इसमें कुछ एमसीबीज दिखाई गई है, एमसीबीज, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। आजकल इन फ्यूज की जगह पे हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज आती है, एमसीबीज डाउन हो जाती है। एमसीबीज डाउन होने का मतलब है कि हाई वोल्टेज आई है, और जैसे ही वो वोल्टेज सही होती है और हम एमसीबीज को ऊपर करते हैं, तो हमारे घर के अंदर विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाती है। बिजली के खतरे अर्थात हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में जानते हैं। कई बार क्या होता है, हम जाने अनजाने विद्युत के यंत्रों को छू देते हैं, जिससे हमें शॉक लग जाता है। इस चित्र के अंदर देखिए आप, शॉक लगा हुआ है। इस चित्र के अंदर देखिए आप, इसने भी एक तार को छू लिया है, जिससे इसकी बॉडी के अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है ना। तो बिजली के जो खतरे हैं वो क्या है, क्या हो सकता है? नंबर एक, बिजली से हमें शॉक लग सकता है। गलत तरीके से यदि हम वायर को छू दें, नंगे पैरों से छू दें, गीले हाथों से छू दें, तो हमें शॉक लग सकता है। दूसरा, आग का खतरा रहता है। कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर दोनों एक साथ मिल जाएं तो उसमें हाई वोल्टेज सप्लाई होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। उस शॉर्ट सर्किट में आपने भी देखा होगा कई बार, वायर्स के अंदर से जो खंभे पे लगे होते हैं उनमें से आग निकलने लगती है, तो उससे आग का खतरा भी रहता है। कई बार आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान जलकर राख हो गई, वो इसी वजह से होता है। तीसरा है बिजली का रिसाव। कई बार वायर्स खराब होने से, जॉइंट लूज होने से जो उनके अंदर है वो बिजली का रिसाव होने लगता है, तो ये भी बिजली की खपत जो है उससे बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार हमें जब शॉक लगता है तो वो शॉक हमें जोर से झटका मारता है, जिससे हम गिर जाते हैं और हमें जो है वहां पर चोट लग जाती है। और अगला है अत्यधिक धारा। कई बार बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या हमारे घर के उपकरण जो है वो चल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे हमारे लिए बिजली के खतरे हैं, हमें इनसे बच के रहना चाहिए। आइए अब हम बिजली को उपयोग करते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर वन, हमें हमेशा ऐसे वायर का उपयोग करना चाहिए जिनके ऊपर इंसुलेटेड वायर, अर्थात उनका इंसुलेशन अच्छा हो, उनके ऊपर रबड़ की जो कवरिंग चढ़ी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि बिजली का रिसाव ना हो और हमें करंट ना लगे। हमें कभी भी कटे फटे पुराने वायर्स उपयोग नहीं लाने चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी बिजली के तारों को, बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से कभी भी नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक ही स्विच में बहुत सारे प्लग नहीं लगाने चाहिए, उससे ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग मतलब एक ही वायर जिसकी रेटिंग कम है, जिसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता है, उस वायर से यदि हम बहुत सारे ऐसे वायर जोड़ दें जिनको ज्यादा विद्युत की जरूरत है, तो उसको कहते हैं हम ओवरलोड करना, अर्थात ओवरलोडिंग। ये यहाँ पर देखिए इस चित्र के अंदर इसी प्रकार की ओवरलोडिंग दिखाई गई है। अगला हमारा है सही उपकरणों का उपयोग करना। हमें कभी भी ऐसे उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसको सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रमाणित नहीं किया है। सरकार कई बार आईएसआई मार्का या और ऐसे जो मार्का है सुरक्षा के, वो उनको प्रदान करती है, तो हमें हमेशा वही खरीदने चाहिए। इसके अलावा फ्यूज और ब्रेकर जैसी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी जो बात की हमने, इसके अलावा फ्यूज या एमसीबीज वो जो है हमें समय समय पर चेक करते रहने चाहिए, और वो उचित गुणवत्ता वाले और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं, यदि हम इनका ध्यान रखेंगे तो निसंदेह हम अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का गृह कार्य क्या है।
आपको एनसीईआरटी की विज्ञान की बुक को खोल करके उसके पेज नंबर 205 पर जाना है और वहां पर प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये आपको हल करने हैं। इसी प्रकार से पेज नंबर 207 पर आपके लिए प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 हल करना है। इसके साथ ही आपके लिए यहाँ पर भी कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और ये है आपके लिए प्रश्न नंबर 3। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई है, कोई शंका रह गई है, तो आपको अपने प्रश्नों को नोट करके रखना है और आने वाली लाइव क्लास में आपको उनका निदान करना है या आप अपने अध्यापक से भी संपर्क कर सकते हैं।